भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर जी हैं। 20 मार्च की काल है संयुक्त किसान मोर्चा की, क्या कहना चाहेंगे? 20 मार्च को जो लगातार 13 महीने जो किसान बैठे थे बॉर्डर के ऊपर, वहाँ भारत सरकार ने जो वादा किया था, जो रिटर्न में लिया था हमारी सिविक मोर्चे ने, वहाँ से भारत सरकार फिर उल्टा हटने का काम किया, वादा खिलाफी करने का काम किया। उसी को याद दिलाने के लिए हमारे सिविक मोर्चे ने, हमारे डकैत साहब ने एक मैसेज दिया है, एक कॉल दी है कि 20 मार्च को दिल्ली चलो। तो मैं सभी दिल्ली प्रदेश की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से निवेदन करता हूँ सभी भाइयों से कि 20 तारीख को दिल्ली चलो में आप शामिल हो और अपने ट्रैक्टर 5-7 दिन का उसमें राशन लेकर चलो, ताकि हम वहाँ मजबूती से बैठें। युद्धवीर जी, एक कॉल की गई है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, 20 मार्च को एक बार फिर से किसान दिल्ली में जुटने वाले हैं। अब क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों किसान एक बार फिर से दिल्ली में आ रहे हैं? देखिए, हमारी मांग है कि सरकार एक कीमत सुनिश्चित करे और उससे कम कीमत पे बाजार में खरीदना हो। आज आपको अच्छी तरह पता है, आज प्याज जो है वो 1 रुपये किलो प्याज बिक रहा है किसान का। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, जो किसान का, महाराष्ट्र के किसान का पूरे देश के सामने एक वीडियो चल रहा है। आज आलू 160 रुपये बोरा कोल्ड का किराया है, 50 किलो के बोरा होता है। 180 रुपये में वो बोरा बिक रहा है आलू का। अब उसकी भराई, उसका बैग जो है, वो टोटल कीमत उतनी हो जाती है, उसकी मेहनत, उसकी लागत, उसका सारा, मतलब ये आलू की दुर्गति है, प्याज की है, टमाटर का क्या भाव है, गोभी का क्या भाव है। कि हम यही कह रहे हैं कि हमने सरकार से बार बार ये मांग की है, कीमत सुनिश्चित कर दो। उपभोक्ता को सस्ता नहीं मिलता। मैं गया अभी, अमरूद मुझे बेचने थे, मेरे बाग में अमरूद थे, मुझे वो आड़ती 5 रुपये कह रहा। मैं वहाँ से बाहर निकला तो वहाँ गेट पे जो बेच रहा है वो 40 रुपये बेच रहा है। ये जो असमानता बाजार और उपभोक्ता के बीच में, उत्पादक को मिलता नहीं है, उपभोक्ता को लूटा जा रहा है। बीच में कोई आदमी ऐसा उस सिस्टम में है, हम उसको कह रहे हैं चैनलाइज करो, एक मिनिमम आप कैपिंग करो उसकी, कि खरीद भी इतने पे होनी चाहिए और बिक्री भी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी अच्छी सरकार का दायित्व है वो उत्पादक को भी बचाए, उपभोक्ता को बचाए। हमने ये मांग की थी और सरकार ने हमको आश्वस्त किया था कि इसका निराकरण करेंगे। सरकार ने जिस तरह की कमेटी बनाई, जिस तरह के लोगों को कमेटी में रखा, जो चेयरमैन उस कमेटी का बना, उससे कोई उम्मीद पहले दिन ही नहीं थी। हम इसलिए चुप बैठ गए, अगर हम इसे तुरंत उठाएंगे तो लोग ये कहेंगे, बोला ये तो राजनीति कर रहे हैं, इनको तो सरकार पे भरोसा नहीं है। हमने 1 वर्ष से ऊपर दिया सरकार को, गाड़ी जहाँ चली थी वहीं खड़ी है। और उस कमेटी में एमएसपी पे बात नहीं हो रही है, उसमें प्राकृतिक खेती और उसमें 2-4 और विषय ऐसे डाल दिए जिनका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आना, बिल्कुल स्पष्ट है। हम तो समझे हुए थे पहले दिन से, आम व्यक्ति समझ जाए, वो समझाना चाह रहे थे कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार देना नहीं चाह रही है और बिना कीमत मिले, लागत पे लाभकारी मूल्य मिले बिगर, ये खेती और ये किसानी और ये किसान जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि सरकार किसान को इस बजट में, पिछले बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पे कर्जे के लिए 18,500 करोड़ रुपए, 18.5 लाख करोड़ रुपए का था, उसमें व्यवस्था की गई थी। अब कह रहे हैं वो हमने बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपया और एक्स्ट्रा प्रावधान कर दिया। भाई, आप हमें कर्जा तो 18.5 लाख करोड़ के बजाय 20 लाख करोड़ देंगे, लेकिन हम वापस कैसे करेंगे बजट में, उस पर साइलेंट है सरकार। 2022 है ये, 2022 में हमारी इनकम दुगनी होनी थी। हमको 21,000 सरकार के आंकड़ों के हिसाब से प्रति माह किसान की इनकम तय की गई थी कि 21,000 रुपये ले जाएंगे 8,700 से। हम आए 10,500 पे, 8,700 से 10,500 पे आए, जो 21,000 लाने का वायदा किया था सरकार ने। बजट जो अभी आया इस साल, उस बजट में इस बात की चर्चा ही नहीं हुई, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम पे चर्चा ही नहीं हुई। अब की दफे बजट में एक नई बात आई कि अमृत काल का ये पहला बजट है। देश के किसान को पता अमृत काल क्या? पता है प्रीतम जी, पुराने राजनेता, पता है क्या?
अभी क्या कह दिया, ये इतने चालाक लोग हैं। पहले तो हमको 2016 में एक झांसा दिया, 2022 में डबलिंग ऑफ इनकम। अब उन्होंने देखा ये 6 साल तो बहुत जल्दी पूरे हो गए। अब उन्होंने कह दिया 2047 तक देश विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु, देश की आर्थिक हालात इतनी मजबूत हो जाएंगी, दुनिया देश के पीछे होगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। 2047 तक ये बैठा नहीं रहेगा तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अमृत काल का पहला बजट कह के ये बजट पेश कर दिया, जिसमें किसान के बारे में कर्जा देने की बात तो है, 1.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देंगे। बाकी किसान को इनकम कहाँ से मिलेगी, किस तरह से सरवाइव करेगा, किस तरह से रोजगार होंगे, किस तरह से, टोटल साइलेंट है। तो इन्हीं बातों को लेके हम 20 मार्च को दिल्ली आ रहे हैं। हम तो मूवमेंट के लोग हैं और मूवमेंट के माध्यम से हमारे पास ना संसाधन है उतने, ना हम तो ओरल चलता है हमारा सब कुछ। आपके माध्यम से यहाँ कह दिया 10 भाइयों के बीच में, आगे कहीं और कह देंगे। 140 करोड़ के मुल्क में और जहाँ क्षेत्र और भाषाओं में बटा हुआ देश हो, उसमें बड़ा कठिन सा काम है, लेकिन प्रयास करते हैं। बहुत लंबा अरसा लगाया हमने। ये प्रीतम जी बैठे हैं, 45 साल से हम मरियो इकट्ठे लगे हुए हैं। ओम प्रकाश जी की बात कर रहे थे, शुरुआती दौर के थे। वो तेज प्रधान जी चले गए उनके पिताजी के साथ, वो हमारे नेता थे बड़े। तो उस दौर में हमने शुरू किया था और आज तक हम निरंतरता बनाए हुए हैं उस काम में। देखो, और ये टूटे नहीं, क्योंकि मामला यहीं था, हम तक नहीं है। अपने नौजवानों को थोड़ा सा प्रयास करते हैं ऐसी मीटिंगों के माध्यम से, या दूसरे कभी मौके होते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनको बताते हैं कि रास्ता जो है वो हम लोग जिस जहाँ हैं, जो हमारा वर्ग है, हम कमेरे वर्ग के लोग हैं, उसमें गांव की तमाम जातियां आ जाती हैं। अगर हम लोग नहीं समझे तो एक जो पूंजीवाद बढ़ रहा, आपने शायद यूरोप में किसी को मौका मिला हो जाने का, वहाँ पे निपटा दिया उन्होंने। वहाँ पे 70 साल पहले अमेरिका में 60% किसान थे, आज वहाँ 1% से कम किसान है। निपटाया गया। खेती तो वही है, लेकिन उस खेती को किसान से छीन के पूंजीपतियों को सौंप दिया गया। किसान वहाँ मजदूरी के उसमें आके खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ भी ये कहते हैं, जब अमेरिका में 1% आदमी किसान खेती कर सकता है, तो हिंदुस्तान में क्यों 62% आदमी किसान खेती कर रहा है। इनको निपटाओ ताकि सस्ता मजदूर मिले। सस्ता मजदूर का कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में लेके नीतियाँ बन रही हैं सारी। और हम ये कह रहे हैं, जो गांधीयन थ्योरी है, ग्रामीण भारत, 6.5 लाख गांव हैं हमारे देश में, और पलायन को अगर नहीं रोका गया तो डिसबैलेंस हो जाएगा। जिस तरह से माइग्रेशन, नजफगढ़ था, नजफगढ़ की क्या पोजीशन थी, कहाँ था नजफगढ़ और कहाँ है आज नजफगढ़। कौन आया नजफगढ़ में? गांव के लोग आए। क्यों आए? आपने वहाँ शिक्षा नहीं दी, स्वास्थ्य नहीं दिया, आपने रोजगार नहीं दिया, आपने वहाँ अच्छे स्कूल नहीं दिए उन गाँवों में। किसको जरूरत थी बताओ? यहाँ का आदमी, मुंडेड़े का आदमी, रावते का आदमी नजफगढ़ में जाके प्लॉट ले रहा है, बोले वहाँ बिजली आती है। तो ये सारा गांव को जो इग्नोरेंस है गांव की, इस इग्नोरेंस को रोका जाए तो हमारा जो संगठन है वो इन सब बातों को अपने मन से उजागर करता है और लोगों में एक अवेकनिंग का प्रयास करता है। अब प्रधानमंत्री ने कहा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन आप बीटी मस्टर्ड ले आए, आपने सरसों में बीटी सीड ले आए। अभी आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब बीटी कॉटन आई थी तो हम लोगों ने निरंतर उसका विरोध किया था कि बीज कोई 10-5 साल के लिए नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल बीज को सेज के रखा। ऐसा बीज, ये जो आपने इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, इसके नुकसान होंगे। अभी 1 महीने पहले प्रीतम जी क्या हुआ है, मालेगांव के सराउंडिंग में किसानों ने कपास को गर्भों में भर दिया और पूरे घर वालों को खुजली हो गई बीटी कॉटन से। वो इतना हैजर्डस है, उसमें इतना मतलब वो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है उससे उसके दुष्प्रभाव आए हैं। वो लगा के जलगांव तक, नासिक से जलगांव तक टोटल किसान जिसने भी घर, और तो किसान के पास स्टोरेज नहीं है, जिसने घर में वो रख दिया सबको खुजली हो गई। अब बीटी सरसों आ गई है, सरसों को हम खाते हैं। उत्तर भारत में खाने में तेल में सबसे ज़्यादा सरसों है।
हमने सरकार को कहा कि आप क्यों छेड़खानी कर रहे हैं, आदमी के जीन से छेड़खानी कर दो तो पूर्ण आदमी उत्पन्न नहीं होगा, या तो उसका नाक उड़ेगा या कान उड़ेगा या आंख उड़ेंगी, क्योंकि आपने उसके जीन को छेड़ दिया जो कुदरत ने जीन दिया। ऐसे ही जीन जैसे आदमी का जीन है, ऐसे ही जीन जो है वो फसलों का होता, अगर उससे छेड़खानी उसकी नेचर से की जाएगी तो उसका स्वभाव बदलेगा, उसमें दूसरी चीजें आएंगी। जैसा मैंने आपको बीटी कॉटन को कहा, तो एक तरफ तो आप प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बीटी कॉटन ला रहे हो। आपने 25 करोड़ रुपया इस बजट में प्रोविजन किया है राइस रिसर्च, बीटी राइस के लिए। हमने बीटी राइस के खेत में आग लगा दी, वहाँ ट्रायल था करनाल में, हम पे मुकदमा दर्ज है करनाल में आज भी। हमने कहा ये कंपनी इलीगल ट्रायल कर रही थी, इस पे केस नहीं दर्ज कर रहे, हम पे केस दर्ज कर रहे हो जो गलत काम को रोक रहे थे। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। उसका नतीजा हुआ हमारी एक कंसाइनमेंट गई चावल की यहाँ से, बासमती चावल की मिडिल ईस्ट में, और उसमें खाली एक खेत था ट्रायल के लिए। उससे हवा के जरिए और कीट पतंगों के जरिए आसपास के क्षेत्र में बीटी के कंटेंट्स गए, कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुई, खेती शुरू नहीं हुई थी। दुनिया में जो बाजार है आज वो शुद्ध खाने की तरफ बढ़ रहा है और आप कंटेमिनेट कर रहे हो अपने खाने को। सरकार कह रही है कि ना दुनिया में बहुत देशों में बीटी है। एक मंत्री का बयान आया, भूपेंद्र यादव है, उन्होंने बयान दिया कि आप तो खा रहे हो बीटी। एक जिम्मेदार मंत्री ये कह रहा है कि बीटी ऑयल, सोया ऑयल जो आ रहा है वो बीटी है। अगर मंत्री को ये पता है कि बीटी ऑयल हमारे देश में आ रहा है जो लीगल नहीं है, इलीगल है, तो बजाय उन पे एक्शन लिया जाए, जब वो जानता है बीटी ऑयल खा रहे हैं हम, उन पे एक्शन लेने की बजाय वो कह रहा है आप उनका खा रहे हो तो अपना खा लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब ये इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों की सरकार है। और हमारा जो समय समय पे हम ये आयोजन करते हैं, ये दो बातें होती हैं, एक सरकार पे दबाव बनाएं, उसकी गलत नीतियों को रोकें, और जन चेतना लोग। अब मैं जो बातें कह रहा हूँ मेरे ख्याल से 1-8% ये प्रीतम जैसे भाई जानते हो ना, तो पता ही नहीं है कि बीटी क्या है, सरसों में कब आई है, वो कपास में कब आई थी, किस में आने जा रही है, उसका क्या हो सकता, जानता ही नहीं है। तो इन तमाम इस तरह के आयोजनों से हम लोगों को एजुकेट करने का प्रयास करें। युद्धवीर जी, लगातार आपका संघर्ष, मुझे जहाँ तक जानकारी है 50 साल आपके संघर्ष को हो चुके हैं, और अभी 13 माह किसानों ने पूरी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ कर के संघर्ष किया। क्यों ऐसी स्थिति आती है? क्या आपकी बात पूरे देश तक नहीं पहुंच पाती? अभी अगर 3 राज्यों की बात करें पूर्वोत्तर की, तो वहां भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। वर्तमान सरकार की बात करें, हालांकि संघर्ष आप पुरानी सरकारों से भी करते रहे हैं, लेकिन हालात की बात करें तो इसमें आप क्या समझते हैं, किस तरह से ये चीज़ें लोगों के जहन तक क्यों नहीं पहुँच पाती हैं? आज हम 140 करोड़ हैं और ब्रिटेन की आबादी 15-16 करोड़ के करीब है। जब हम गुलाम हुए थे तो ब्रिटेन की आबादी लाखों में थी, करोड़ों में नहीं थी। वो थोड़े से लोग 2000 सैनिक आए थे और हमारा जो है हमको 200 साल गुलाम रख के चले गए। कारण क्या थे? कारण ये थे कि हम जातियों में विभाजित थे। हरिजन का काम लड़ना नहीं था, ब्राह्मण का काम लड़ना नहीं था, मतलब कुछ ऐसी जातियां थी जो हमने लड़ाई से बाहर कर रखी थी। हम जाति और बिरादरी में बटे हुए थे। आज भी जो माहौल बना हुआ है, धर्म के नाम पे राजनीति और वोट ली जा रही हैं, और ये देश, हम चौचरण सिंह के अनुयायी हैं। चौचरण सिंह ने 1980 में कहा था कोई रोक नहीं सकता इस देश को बंटवारे से। यहाँ एक मुस्लिम स्टेट और बनेगी, एक क्रिश्चियन स्टेट की मांग उठेगी। खालिस्तान की उस टाइम पे उठ गई थी। आज वो हालात बन गए हैं। अभी पता है अमृतपाल ने क्या कहा? जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिखों का यहाँ क्या काम? उसकी लॉजिक, आपके नेता कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो 23 करोड़ मुसलमान तो नहीं रहेगा हिंदू राष्ट्र में, उनको उठा के समुद्र में फेंक देंगे आप। एक पाकिस्तान बनेगा और वो 6 स्टेट जहाँ पे 80% क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन स्टेट की मांग उठेगी और खालिस्तान की उठी हुई है। ये हम जो है ये राज के लिए देश प्रेमी नहीं है लोग, इनको इस हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। हिंदुस्तान
एक अखंड हिंदुस्तान की कल्पना करें तो हमको सबको लेके चलना पड़ेगा, सब मतों को, सब संप्रदायों का सम्मान करना पड़ेगा, तब अखंड हिंदुस्तान की बात होती है। अगर हिंदुत्व और हिंदू की बात करेंगे तो इस देश के बंटवारों को कोई रोक नहीं सकता है। और ये जो सरकारें बन रही हैं इसलिए बन रही हैं कि आज का जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो इस बात, उनका एजेंडा ही है कि लोगों को धर्म की भावनाओं को भड़का के, आज उसके लाखों फॉलोअर्स राम रहीम के हैं, धर्म का ही तो खेल है ना। आशाराम के नहीं हट रहे हैं फॉलोअर हटाने से, चेतनानंद के फॉलोअर हैं, ये तो धर्म हमारी कमजोरी है। तो इससे निकलना पड़ेगा, इस मामले से लोगों को समझना पड़ेगा कि धर्म होता है आस्था के लिए। आप हिंदू रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू वाद नहीं आना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ तो दूसरों को मारूंगा, दूसरों का सम्मान नहीं करूंगा, दूसरों को वार करूंगा। आप रहो, आज़ादी से पहले नहीं था ये पाकिस्तान से जो आए हैं वो प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस का अध्यक्ष है और उसका कजन जो है वो बाजवा वहाँ जनरल है पाकिस्तान में। एक भाई मुस्लिम था, एक भाई हिंदू था, 2 भाई सिख थे, मतलब इस तरह हर परिवार में था और कोई झगड़ा नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। आज विवाद, मतलब इस तरह के विवाद कर हैं। आप मूवमेंट देखो, फ्रीडम मूवमेंट को उठा के, कोई जाति धर्म नहीं थी वहाँ, ना सिखों की कुर्बानी कम थी ना मुस्लिम्स की कुर्बानी कम थी, सब देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े थे। हिंदू मुस्लिम के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, सिखों के लिए। अगर वो बटे होते उस टाइम उस लड़ाई में तो हम आज़ाद नहीं होते। और आज दोबारा हम सबक ना लेके उन गलतियों को सुधारने की बजाय कोई भी समाज आगे बढ़ता है, हम पीछे की तरफ लौट रहे हैं। और सस्ती, मतलब लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए देश और समाज को बांटा जा रहा है। ये जो सरकारें आ रही हैं ना, असंतुष्ट होते हुए भी, इसमें भाषा, इसमें क्षेत्र और इसमें धर्म का बहुत बड़ा रोल।